नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पेंशनर्स से जुड़ी एक फर्जी खबर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिसमें दावा किया गया कि अब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए, बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग यानी पे कमीशन के फायदे नहीं मिले। इस दावे में कितना दम है, सच्चाई है, इसकी करेंगे पड़ताल, क्योंकि लाखों पेंशनर्स जो हैं परेशान हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट जो है खूब वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत जो केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर हो जाएंगे उनको पेंशन और डीए का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37 में नया बदलाव है। क्या बदलाव किया गया? बदलाव सिर्फ खास श्रेणी पर लागू होगा, आम पेंशनर्स पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव एम नागराजू ने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर यानी एमएफआई को लेकर चिंता जताई। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या खेल कर रहे हैं, इसको भी आज के मनी सेंटर में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले बड़े बदलाव की। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस देश में फोन को सीधे सैटेलाइट से जोड़ने वाली D2D सर्विस के लिए फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या है D2D सैटेलाइट सर्विस? ट्राई से कौन से जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं? कब से मिल सकती है D2D सर्विस? एकदम आसान भाषा में इसको भी प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद एक मैसेज जो है व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी और सेंट्रल पे कमीशन यानी सीपीसी जैसे फायदों को बंद कर दिया। लेकिन ये खबर बिल्कुल सच नहीं है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जोड़ा है। वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रवीण सर से इन बातों पर जो है प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। सर, ये पूरा मामला है क्या? और जैसे ही सर 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा हुई, इसके साथ ही कई तरह के जो है मीम्स कहिए, अफवाह कहिए, वो भी आ गए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर टीए 0 होगा कि नहीं होगा, कई खबरें तो मेरे पास भी आई सर। लेकिन ये जो है नवीनतम खबर है और इस पर जो है पीआईबी को फैक्ट चेक भी करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल। जब से 8वां वेतन आयोग सरकार ने घोषित किया और उसके बाद अभी पूरा आयोग का गठन किया और टीओआर का ऐलान किया, तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती दिखाई दी। कई सारी बातें इस तरह की सामने आई जिनमें कहा गया कि सरकार ये फ़ायदे नहीं देना चाहती, सरकार एक सख्त कैटेगरी के तहत पूरा का पूरा आयोग से चाहती है कि काम करे। लाइक एक जो बात कही गई कि साहब जो फिजिकल प्रूडेंस पे बनी रहे आयोग और उसके हिसाब से करे, तो माना गया कि साहब ये सरकार नहीं चाहती कि बहुत अच्छा वेतन बढ़ोतरी हो। फिर उसके साथ एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा, 8वें वेतन आयोग से बाहर रखा जाएगा। और उसी से जुड़ी ये खबर है कि आपको जो डीए हाइक है वो पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा और 8वें वेतन आयोग के दायरे से इनको बाहर रखा जाएगा। लेकिन सर इसका क्या है? फैक्ट चेक का रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट फैक्ट चेक का ये है कि इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है, ना टीओआर में है, ना फाइनेंस बिल 2025 में एक तरह की बात करने की जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, जिसमें कहा गया कि 2025 के फाइनेंस बिल में इस बात का जिक्र है कि आपको ना तो डीए हाइक मिलेगा ना ये। तो उसमें अब क्लैरिफिकेशन आया है कि साहब जो सरकार के सर्विस रूल्स हैं उस हिसाब से जिनको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मिसकंडक्ट के तहत जो नौकरी से निकाले जाते, केवल उनकी पेंशन जो है उस पर असर पड़ेगा। अदरवाइज सरकार ने इस तरह का कोई रूल, कोई प्रावधान नहीं बनाया जहां पे डीए हाइक पे असर हो या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा ना मिले। विचार जी, आपने ठीक कहा सर। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 3729C में जो संशोधन किया गया है प्रवीण सर, वो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सरकारी सर्विस छोड़कर किसी पीएसयू में ज्वाइन किया था।
अगर ऐसे कर्मचारी पीएसयू में शामिल होने के बाद किसी अनुशासनात्मक जो कार्रवाई जो होती है सर, इनडिसिप्लिनरी जो एक्शन लिया जाता है या गलत काम के कारण जो उनकी नौकरी चली जाती है, तब जो है हो सकता है कि उनका जो सरकारी सेवा के दौरान जो पेंशन उनसे मिलता था वो बंद हो जाएगा। तो जो सामान्य पेंशनर्स उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हूबहू जैसा उनको जो मिलता आ रहा है या 8वें वेतन आयोग में जो सिफारिश की जाएगी वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। अब सर चूंकि आप हमारे साथ चूंकि आप सर हमारे साथ मौजूद हैं तो 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर कहाँ तक गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर कहा गया कि 15 तारीख को बैठक होगी, तो आज तो सर कल ही जो है 15 तारीख है, तो क्या कुछ बातें आ सकती है सामने, आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, जो NCJCM की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, जो उसके मुखिया हैं आपके शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने आहूत की है, बुलाई है, उसकी बहुत बड़ी बैठक कल होने वाली है 15 तारीख को, 15 नवंबर को ये बैठक होने वाली है। एजेंडा इस लेटर में दरअसल विशाल तय नहीं किया गया या लिखा नहीं गया है जी। लेकिन इसमें माना ये जा रहा है कि जो एक 69 लाख पेंशनर वाला मामला है, एक वो डिस्कस हो सकता है कि क्या इसका हकीकत है, क्या मसला है। दूसरी बात जो डिस्कस होगी वो TOR की फिस्कल प्रूडेंस वाली बात और जो बाकी चीज़ें हैं उन पर डिस्कस होगी विशाल। जी, जी। तो वो ये बैठक इस वक्त, क्योंकि अब कंसल्टेशंस का जब दौर शुरू होगा नए जो आयोग बना है उसके मेंबर्स और चेयरमैन के साथ, तो उससे पहले इस बैठक में जो कर्मचारियों का स्टाफ जो साइड है वहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी आना जरूरी है और वहाँ से बहुत सारे अहम इनपुट सामने निकल कर आ सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं प्रवीण सर कि डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड वाला मामला जो है अभी बहुत जो है लंबा चलने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद जो है सिफारिशों पर तय होगी। लेकिन सर इसी के साथ OPS वाला मामला भी सर आता हुआ दिख रहा था, जिसको लेकर हम लोग भी ऑन ग्राउंड गए थे। वो मामला क्या है उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और उसी के साथ बिहार इलेक्शंस के जो आज नतीजे आए हैं उनको जोड़कर क्लब कर बताइए, क्योंकि उस समय जब ऐलान किया गया कि अगर हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया था, हिमाचल प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने ऐलान किया था कि देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, अगर हमारी सरकार अगर यहाँ आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू किया जाएगा। इसके अलावा हम किसी पर्सनल पर जा नहीं रहे, लेकिन सर ओवरऑल पिक्चर पर हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनावी वायदों के मैनिफेस्टो में जैसा OPS जैसा प्रमुख मुद्दा आ जाता है, तो OPS बहुत ही जो है हॉट टॉपिक है सर अभी। नहीं, देखिए, पुरानी पेंशन को लेके एक अभी आंदोलन हुआ पिछले रविवार को, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ जिसमें मांग की गई। उसके बाद जो मंजीत सिंह पटेल हैं, उनकी जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनके साथ भी मुलाकात हुई और चीज़ें हुई, उसमें पुरानी पेंशन का ही मसला अहम था। और इस सबसे बड़ी बात यह है विशाल कि 8वां ये पुराने पेंशन को लाने का वादा बिहार के लिए एक जो मैनिफेस्टो था महागठबंधन का, उसमें कहा गया कि हम पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको मंजूर करेंगे राज्य के कर्मचारियों के लिए। लेकिन आज जब उसके रिजल्ट आए हैं बिहार इलेक्शन के, जिस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है या एक तरफा जो मैंडेट आया है NDA को, वहाँ से अब ये पुरानी पेंशन के आंदोलन या पुरानी पेंशन की डिमांड एक तरह से राजनीतिक मुद्दा जो बनाने की कोशिश की गई, वो अब ऐसा लगता है कि वो शायद बन नहीं पाएगा। और इसी वजह से इस बात को लेके आसार लगातार बढ़ते जाते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आने वाली नहीं है, भले UPS को जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर इसी महीने में खत्म हो जाएगी। तो आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हम आपसे समझना चाहते हैं। UPS को और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बना सकती है सरकार? मुझे तो अब कन्वीनर साहब से जो बात हो रही थी, NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा साहब से बात हो रही थी, प्रवीण सर आप भी थे उस डिबेट में, तो उन्होंने कहा कि देखिए विशाल, हम तो जानते हैं कि UPS को जो है OPS के 80% के आसपास बना दिया गया है, बिल्कुल, मतलब 20% के आसपास ही बस बचा हुआ है। तो क्या उसको और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए सरकार क्या UPS को ही OPS जैसा बना देगी सर? मुझे तो लगता नहीं कि सरकार अब कोई इसमें फेरबदल करने वाली है। सरकार ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, चाहे आप NPS में रहिए, चाहे आप UPS में रहिए, आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। और सरकार ने जो TOR है उसमें भी इस बात को साफ तौर पे लिखा है कि आपके जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का जो इम्पैक्ट क्या है उसको भी देखें। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो किसी तरह का पेंशन पे, पुरानी पेंशन को लेकर आने वाली सरकार दिखती नहीं है। 30 नवंबर के बाद कितने लोगों ने ऑप्ट किया है वो ज़रूर देखने वाली बात होगी कि क्या डेटा वही 1 लाख के आसपास रहता है या इसमें इजाफा होगा।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब सरकार पुरानी पेंशन को विशाल लेकर आएगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। देश में माइक्रो फाइनेंस लोन तेजी से घट रहे हैं और सरकार ने इसे गंभीर चिंता बताते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अपने कामकाज की समीक्षा करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव एम नागराजू ने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लेकर चिंता जताई और कहा कि पिछले 1.5 साल में माइक्रो फाइनेंस लोन लेने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से घटी। पहले जहां बहुत लोग जो है छोटे छोटे लोन लेते थे, अब 45 मिलियन, यानी इस आंकड़े को अगर डिकोड करें प्रवीण सर, तो 4.5 करोड़ लोन अकाउंट कम हो गए। साथ ही एमएफआईज द्वारा दिए गए कुल लोन की रकम भी 4.4 लाख करोड़ से घटकर 3.4 लाख करोड़ रह गई। प्रवीण सर, एमएफआई सेक्टर में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है, तभी तो इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। नहीं, एमएफआई सेक्टर में हमने पिछले साल भी देखा था और पिछले साल के आखिर से ही हमने देखा कर्नाटक में एक कानून बनाने की बात कही गई जी। पूरा का पूरा सेक्टर एक स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है अभी भी, और यहाँ पे रिकवरी दिख नहीं रही। और जो डीएफएस सेक्रेटरी डीएफएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एम नागराजू, उन्होंने जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक जो सबसे खास बात उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कही है वो ये कहा है कि जो इनएफिशिएंसी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, एमएफआईज की, उसकी वजह से रेट्स जो है वो ऊंचे बने हुए हैं, यानी जो कर्ज बांट रहे हैं उसकी दरें ऊंची हैं। कर्ज की दरें ऊंची हैं, इसलिए जो लोग जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, डेस्परेट जिनकी ज़रूरतें हैं, वो ये पैसा ले तो लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, लेकिन उसको लौटा नहीं पाते। और इस वजह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एनपीएज या डिफ़ॉल्ट्स का जो ढेर है वो खड़ा हो गया था। वो नहीं सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अपनी लागत को तो आप कम कर नहीं रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी भी आप नहीं बढ़ा रहे हैं, और इसका सारा दारोमदार या जो ठीकरा है जो आप फोड़ दे रहे हैं लोगों पर, उन लोगों पर जो बहुत ही 10,000 20,000 रुपए के आसपास का लोन लेते हैं। और कई बार सर हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को भी डिस्कस की थी कि जितने भी हमारे देश के जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों के साथ इतनी समस्या है कि उनको बहुत आसानी से कर्ज पहले बांटा गया। क्रोनोलॉजी समझिए सर, आसानी से उनको कर्ज बांटा गया, लोगों ने एक नहीं 2 ले लिए कर्ज, उसको रिपे नहीं कर पाए, बाद में ऐसे जाल में फंस गए कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो कर्ज का पूरा जो हिसाब किताब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के, और ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है जी। 2008, 9 या 10 की बात मैं करूं तो पूरे के पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को आरबीआई ने बड़े सख्त जो फ्रेमवर्क है उसके दायरे में लाया था, क्योंकि उस वक्त देश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मनमानी कहें या उनकी जो अति एक तरह से करना, ओवर एक्सपेंशनिज्म, जो आपका ऊंचे ब्याज दरों पे कर्ज बांटना, लोग न चुका पाएं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये सब चीज़ें अभी भी दिखाई नहीं कर्नाटक में और दूसरी जगहों पे जहां फिर ये शिकायतें भी सामने आई। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि साहब हमारे पास चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है, जो क्रिटिकल कॉस्ट ऑफ फंड भी जो फंड जुटा रहे हैं वो भी उसकी कॉस्ट भी उनके ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जब आपके एनपीएस ज़्यादा हैं, जब आप रिस्क में हैं, तो बैंक जहां से आप कर्ज ले रहे हैं वहां पे ऊंचे ब्याज पे आपको लेना पड़ रहा है। और इसी वजह से जब FY25 का जो इनका जो लैंडिंग है, इनको जो पैसा मिला है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, ये 55% से ज़्यादा गिरा है जी। 58,109 करोड़ रुपए रह गया है सिर्फ एक साल पहले के मुकाबले। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को खुद पैसा नहीं मिल रहा। अब वो जो बांट रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट है, बहुत सारे लूप होल्स हैं पूरे के पूरे कामकाज में इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के। खातों की संख्या भी बहुत कम हो गई सर। 2024 में मार्च 2024 का आंकड़ा है 4.4 लाख था, वो मार्च 2025 में घटकर 3.4 लाख हो गया। बिल्कुल, 4.5 करोड़ खाते कम हुए हैं। ओके। और जो 4.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग थी वो सितंबर 2025 में घट के 3.4 लाख करोड़ रुपए रह गई है इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो आउटस्टैंडिंग कर्ज हैं, यानी जो पैसा दिया है वो। तो इसका मतलब ये है कि इनका कारोबार घट रहा है। अब मसला महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये उन लोगों को कर्ज देते हैं जिन्हें बैंक्स या दूसरी जगहों से कर्जा नहीं मिलता। एग्जैक्टली। छोटे लोग हैं, छोटे लोन लेने वाले, रेहड़ी वाला है, रिक्शे वाले लोग हैं, इनका एग्जिस्टेंस भी कोई नहीं के दम पे हुआ था सर, इन लोगों को आप कर्ज कोई नहीं दे पाते। नाम ही ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कुछ इनमें से बैंक्स में भी तब्दील हो गए, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए, लेकिन
और इसीलिए एम नागराजू ने भी इस बात को रेखांकित किया कि आप जो है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बड़ी कड़ी के तौर पर आप काम करते हैं, जो भी एमएफआईज हैं, और ऐसे में आपको अपने पूरे कामकाज को सुधारने की ज़रूरत है ताकि जिन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको पैसा भी मिले, और साथ में ही डिफ़ॉल्ट और एनपीएस भी इस सेक्टर का स्ट्रेस को न बढ़ाएं, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर इस वक्त स्ट्रेस में है विशाल। लेकिन प्रवीण सर, एक और बहुत रोचक जानकारी है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कहा जा रहा है कि सरकार की कई योजनाओं के बावजूद 30 से 35 करोड़ जो युवा हैं वो अब भी जो है अब बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं, यानी उनको अभी भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तहत उनको इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ ही दो सवाल है सर, एक तो ये आपका एक बहुत बड़ा बाजार आपको मिल रहा है, फिर इसको केटर करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? नहीं देखिए, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है दरअसल वो पैसा चुकाएंगे कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है। बैंक्स कर्ज दे नहीं पा रहे क्योंकि बैंक जिन रिक्वायरमेंट्स को चाहते हैं जब आपको कर्ज दें तो वो फुलफिल होती नहीं है, चाहे आप सिबिल स्कोर से लेके बाकी तमाम चीज़ें। बहुत सारे मामलों में ये भी है कि जिसको कर्ज लेना है वो कोलेटरल देने में भी असमर्थ है, कोई चीज़ गिरवी रखकर या किसी तरह से, ताकि कर्ज मिल जाए। तो बैंकिंग सिस्टम उतना लचीला नहीं है, और ना बैंक इतना लचीला होना चाहते, क्योंकि बैंकों ने देखिए ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे सरकारी बैंकों का नेटवर्क है। बैंकों ने जैसे तैसे, और कल हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे, 2.3% पे जो एनपीएस को लेकर आए हैं, मतलब आपका वो बहुत मुश्किल से आया पिछले 10 साल हाई के आसपास है, ऑल टाइम लो के आसपास है एनपीएस। हाँ, तो एनपीएस सबसे कम है और बैंक इस स्थिति को बिगाड़ नहीं सकते। सरकार का पूरा प्रेशर है कि आप अपने एसेट क्वालिटी को पे फोकस बनाए रखें, कर्ज जरूर बांटिए लेकिन एसेट क्वालिटी पे। उसी कहानी का उदाहरण दे रहे हैं ना सर, जो इसमें कहा गया कि बैंकों की जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत सुधरी, 93,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, 2.6 के आसपास है ना सर, उसका 2.3% के आसपास है एनपीए। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब बैंक कर्ज देंगे नहीं तो बचा कौन? बचे या तो आपके प्राइवेट मनी लेंडर्स बचे, उनकी ब्याज की दरें 4% मंथली तक हैं जी। तो ऐसे में आपके पास एक बड़ा जरिया हो सकते थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इस बाजार को कैटर करने के लिए एक सख्त रेगुलेशन के तहत इन कंपनियों को काम करना होगा, जहां पे कि आप कर्ज लोगों को दें भी और वहां पे वो वसूली या पैसा वापस भी आपके पास आ जाए। और सर नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनका भी एक कथन आया है इस रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि एमएफआई सेक्टर में दबाव कम तो हो रहा है लेकिन इस सेक्टर को अभी और सतर्क रहने की भी जरूरत है। ये भी नाबार्ड की तरफ से भी जो कमेंट है थोड़ा वैल्यूएबल कमेंट है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है। देश में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी अब नए दौर में प्रवेश कर सकती है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सके। इसे डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D सैटेलाइट सर्विस कहा जा सकता है। अभी भारत में ऐसे नियम मौजूद नहीं है, लेकिन डीओटी इस पर जो है ट्राई से सुझाव मांगने की जो है योजना बना रहा है। प्रवीण सर, अगर ये सर्विस शुरू होती है तो दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क वैसा ही मिलेगा जैसे 4G या 5G में मिलता है? ये देखिए, जो सरकार का प्लान है जिसमें डीओटी ने ट्राई से कहा है कि वो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के दें जिसमें टेक्नोलॉजी से लेके जिसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट यानी प्राइसिंग क्या हो सकती है, स्पेक्ट्रम को किस तरह से दिया जाएगा, इस सब का नियम है वो बनाने के लिए ट्राई को सरकार ने बोला है। स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाएगा, सर्विस की कीमत कितनी होगी, टावर नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क में इंटरफेस को कैसे रोका जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल, तो ट्राई से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ये जो पूरा प्लान है सरकार का, ये एक गेम चेंजर प्लान साबित हो सकता है विशाल। सर गेम चेंजर वाली बात आप समझाइएगा, लेकिन पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि सर D2D वाली जो तकनीक है ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कैसे कनेक्ट होगा? कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि मोबाइल है उसके कनेक्ट करने के लिए आपको एक टावर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस टावर को बाईपास करके डायरेक्ट जो फ़ोन है वो डायरेक्ट ऊपर जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाए। कैसे हो जाएगा सर? नहीं बिल्कुल, देखिए अब जो इसमें दो चीज़ें हैं। अभी जो सरकार स्पेक्ट्रम को नीलाम करने की बजाय एलोकेट करने की बात कर रही है, जो सेटकॉम के लिए आ रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें स्टारलिंक और वनवेव और बाकी कंपनियां शामिल हैं,
इसमें एक टर्मिनल आपके घर लगना है, इसके लिए एक अलग पूरी प्रणाली, जो 30,000 से 32,000 रुपए के आसपास का बिल्कुल खर्च आता था। बिल्कुल, तो वो एक आपका फिक्स्ड आपकी असेट वहाँ इंस्टॉल की जाएगी। माना ये जा रहा है D2D में जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती सरकार या चाहती है जैसा करना, उसमें आपको किसी फिक्स्ड डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी, किसी फिक्स्ड टर्मिनल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ओके। आप सीधे सैटेलाइट के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सीधे तौर पे एक तो जो स्टारलिंक और इन सब को बाईपास करके आप दूर दराज के इलाकों में लोगों को आप टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करा यानी सकते रूरल हैं। पेनिट्रेशन को आप और मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, रूरल पेनिट्रेशन जहाँ नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, उन इलाकों में। दूसरी बात, 4G 5G जैसा इंटरनेट आपको यहाँ सैटेलाइट के जरिए मिल सकता है, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। जी। और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा सरकार का प्लान है, इसको लेके जो टेलीकॉम टेरेस्ट्रियल जो ऑपरेटर्स हैं, उनकी नाराज़गी भी शुरू हो गई है सरकार का प्लान बनने से पहले कि साहब इससे तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चौपट हो जाएगा। लेकिन ये गांव देहात के रहने वाले लोगों के लिए एक जो हम कंसर्न की बार बार बात करते थे, मनी सेंट्रल में भी जब सेटकॉम को लेके बात होती थी, टेरेस्ट्रियल वर्सेस नॉन टेरेस्ट्रियल वाला जो मामला चलता था, टेरेस्ट्रियल वर्सेस नॉन टेरेस्ट्रियल वाली भी बात थी। दूसरी बात ये थी कि आखिर गांव देहात का आदमी, जो एक बात आ रही थी कि 2,500 से 3,000 रुपए मंथली का बिल आएगा आपका सेटकॉम का, वो कोई गांव देहात का आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? फिक्स्ड असेट जो आपकी लगनी है, टर्मिनल लगना है जिसकी 30-32 हज़ार रुपये कॉस्ट आनी, वो कौन देगा? तो उसका एक रास्ता यहाँ से दिखता है कि अगर बिना एक फिक्स टर्मिनल के अगर आपको सीधे सैटेलाइट के जरिए फ़ोन की और इंटरनेट की सर्विस मिलती है, तो इसका सीधा फ़ायदा जो एक सरकार दूर दराज के इलाकों में जी, लोगों को, पहाड़ी इलाकों में सर, जंगल, बिल्कुल, सुदूर गांव, समुद्री क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो है बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया जा सकता है। और ऐसा नहीं है सर कि ये कहीं और जगह नहीं है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो है ये सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ ऐसा काम भी चल रहा है सर। लेकिन सर इसी के साथ एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है जो कंज्यूमर सेंट्रिक भी है। अगर कंपनियां तो कह रही हैं कि भाई हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपका इंफ्रा पे जो खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर उस चीज़ को तुम ट्रांसलेट करके हमारे कंज्यूमर्स को दो। जिस तरह से अभी जो लगातार कहा जा रहा है कि जो टेलीफोन को ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए जिस तरह से जो खर्च बढ़ रहा है सर, वो खर्च कम किया जाए, तो क्या कंपनियों को जो अपना जो इंफ्रा पे जो खर्च है वो कम अगर करना पड़ जाए, मान लीजिए आपको टावर नहीं लगाना पड़ेगा, कई चीज़ें नहीं लगानी पड़ेगी, तो उस पैसा तो बचेगा आपको, तो उस पैसे को आप ट्रांसमिट करिए बेनिफिट के रूप में। नहीं, मुझे लगता है कि ये सर्विसेज कैसे दी जाएंगी आम लोगों को, क्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनकी पार्टिसिपेशन है होगा इसमें या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है इन कंपनियों के, वोडाफोन, एयरटेल या जियो के की सर्विसेज को लिए बगैर सीधा सैटेलाइट से सरकार दे दे और उसमें इन कंपनियों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसके लिए फिर कुछ उसके कंसर्न पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट ये है कि सरकार कितनी प्राइसिंग रखेगी इसकी। दूसरा सवाल यही है कि क्या सर्विस ये देगा कौन, जो आप बात कर रहे हो, क्या सरकार सीधे देगी या टेलीकॉम कंपनियां देंगी, साथ ही टाई अप करके करेगी क्या? हाँ। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है जब जो डिवाइसेस यूज होंगी, टेलीफोन यूज होंगे, क्या उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकें? तो अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या सारे फोन्स में अब इस तरह की ज़रूरत अनिवार्य की जाएगी कि जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएँ? फिर सिक्योरिटी का एक जो बात है, एग्जैक्टली सर, नोटबंदी के बाद सर जो नोट बंद हुए थे तो रिकैलिब्रेट करने की जो कोशिश की गई थी एटीएम को लेकर, उसी तरह की समस्या तो यहाँ भी आने वाली है। भाई फोन भी तो उस हिसाब से आपके इक्विप्ड होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तभी तो वो काम कर पाएंगे। नहीं, सरकार को ये भी देखना होगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अगर आप मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है वहाँ पे क्या इसका कोई ब्रीच हो सकता है, उसको आप कैसे पुख्ता रखेंगे, ये चीज़ें भी सरकार को देखनी होंगी। चलिए प्रवीण सर, मनी सेंट्रल, लेकिन आम लोगों के लिए विशाल ये एक बहुत बड़ी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है टेलीफोन के क्षेत्र में। जी, तो सर स्मार्टफोन के अलावा जिनके पास क्वार्टी की फ़ोन है उनको भी तो फ़ायदा मिल जाएगा।
अब देखिए वहाँ क्या ये एप्लीकेबल हो पाएगा, क्या डिवाइसेस को बदलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारी अभी इसमें जब डिटेल आएगी तब इसमें बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।